Okay, so next we have example 2 बच्चों, but example 2 or example 3 I would ask you to get that done. मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, राइट? सो आप इनको ट्राई करना, बिल्कुल आसान ही है, वैसे कुछ है नहीं, फ्लो वही है जो अभी हमने एग्जाम्पल 1 में किया था, राइट? सो इट्स प्रीटी सेम, जस्ट गेट दैट डन. मेरे ख्याल से अगर आप एग्जाम्पल 1 भी कर लोगे तो यू आर गुड इनफ, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट वी हैव yes a few more amendments relating to this chapter. yes, ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है बच्चों. अच्छा सुनो, इस एग्जाम्शन वाले चैप्टर में बहुत अमेंडमेंट्स हैं, बहुत अमेंडमेंट्स हैं, और अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? हम अमेंडमेंट्स को लाइटली नहीं ले सकते. आप ये प्रिज्यूम करके चलो कि अमेंडमेंट्स में से आपके एग्जाम में 4-5 नंबर की कवरेज आती है, ठीक है? सो अमेंडमेंट सारे इंपॉर्टेंट है यार, राइट? और इतना टाइम भी लगता नहीं, राइट? सो हम कर लेंगे. सो अगेन इंपॉर्टेंट वन, एग्जाम्ड इनकम्स में से सेक्शन 4D में कुछ अमेंडमेंट हुआ है, सेक्शन 10 4D में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, है ना? उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं एक बार फटाफट से सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अमेंडमेंट्स पे चलते हैं, ठीक है ना? ओके बच्चों, ये जो सेक्शन है ये स्पेसिफाइड फंड जो होते हैं, स्पेसिफाइड फंड्स नीचे डिफाइन किया गया. स्पेसिफाइड फंड्स कौन होते हैं? अभी के लिए हम मान के चलते हैं स्पेसिफाइड फंड, ठीक है जी? अगर एक स्पेसिफाइड फंड ट्रांसफर करता है कोई कैपिटल एसेट, और वो कैपिटल एसेट क्या है? इंडिया में उसके जो इंडिया में जो उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी इन दी फॉर्म ऑफ जीडीआर बॉन्ड्स या डेरिवेटिव्स, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स या फिर जीडीआर है ना, या फिर डेरिवेटिव्स, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और वो कैपिटल एसेट जो उसके पास है स्पेसिफाइड फंड के पास, अगर ये स्पेसिफाइड फंड ट्रांसफर करता है क्या? ये सेक्शन 47 क्लोज 7AB की एसेट्स विच आर व्हाट? जीडीआर बॉन्ड्स है ना, डेरिवेटिव्स एटसेट्रा, ये बेचता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है जी? और ये जो ट्रांसफर करता है ये कैसे करता है? ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शन करनी है उसने, ठीक है जी? ओके, और जो अमाउंट उसे मिलेगा वो फॉरेन एक्सचेंज में मिलेगा, तो उस केस में उसको एग्जाम्पशन पहले से थी, कोई इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ. फिर से पढ़ते हैं इसको. उसने क्या बोला? उसने बोला कि भाई अगर इंडिया में कोई स्पेसिफाइड फंड है, अभी हम स्पेसिफाइड फंड की डेफिनेशन करेंगे, डोंट वरी प्लीज. स्पेसिफाइड फंड्स, ठीक है, उसकी इनकम आती कैसे? एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट रेफर टू इन दिस सेक्शन, और ये सेक्शन हमने साइड में लिखी हुई है, राइट? इसमें क्या क्या है? कैपिटल एसेट कौन सी है? जीडीआरस हैं, ठीक है जी, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं, एंड देन डेरिवेटिव्स है, ठीक है जी? ओके, ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और ये ट्रांजैक्शन कैसे करेगा? वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन एनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, आईएफएससी में वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड होना चाहिए, एंड वेयर द कंसिडरेशन फॉर सच ट्रांजैक्शन इज पेड पेबल इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज. तो इसका मतलब ये हुआ, 5 चीजें बता रखी थी इसने. स्पेसिफाइड फंड होगा जिसकी इनकम एग्जैम्प्ट होगी ना, वो कौन होगा? स्पेसिफाइड फंड. वो क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा. किस चीज को ट्रांसफर करेगा? कैपिटल एसेट. कैपिटल एसेट कौन सी होती है? जीडीआरस, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स, उसको ट्रांसफर करेगा. कहां पे ट्रांसफर करेगा? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विच इज लोकेटेड इन वेयर? आईएफएससी में लोकेटेड है, ठीक है जी? और पैसा जो आएगा वो फॉरेन एक्सचेंज में आएगा, तो उसकी इनकम को एग्जाम्पशन पहले से थी, उसकी इनकम को एग्जाम्पशन पहले से दे रखी थी इस सेक्शन 10 4D ने, ठीक है जी? तो स्पेसिफाइड फंड की इनकम एक एग्जाम्ड थी पहले, ठीक है? अगर वो सेक्शन 47 क्लोज 7AB, यानी कि ये बॉन्ड्स और जीडीआरस वगैरह को बेचने से जो उसकी इनकम होती थी ना, वो टैक्स फ्री थी, पहले भी टैक्स फ्री थी. इसमें कुछ और चीजें ऐड कर दी, इसमें कुछ और चीजें ऐड कर दी. इन्होंने बोला स्पेसिफाइड फंड की इनकम अब कुछ और भी एग्जाम्ड होंगी आगे से, अब कुछ और इनकम्स भी इसकी एग्जाम्ड होंगी. इसने बोला एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, as a result of transfer of securities other than the shares in a company resident in India. अगर ये स्पेसिफाइड फंड सिक्योरिटीज भी ट्रांसफर करेगा ना, सिक्योरिटीज, वैसे ये सिक्योरिटीज ना पहले से भी थी, यहां पे देखो ये लिखा हुआ था इसमें. अगर हम बात करें इस क्लोज 47 7AB, तो इसमें भी अदर सिक्योरिटीज पहले से मेंशन था, बट उसमें लिखा था एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, वो नोटिफाइड का मतलब वो कहीं ना कहीं रूल्स में अपने को रेफर कर रहा था, बट यहां पे ये सेक्शन में ही इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, सेक्शन में ही इनकॉर्पोरेट कर दिया गया. तो उसने क्या बोला? स्पेसिफाइड फंड की इनकम अगर सिक्योरिटीज ट्रांसफर करने से होती है तो वो भी टैक्स फ्री होगी.
इसका मतलब क्या मैं बोल सकते हैं, स्पेसिफाइड फंड की इनकम अगर बॉन्ड्स जीडीआर है ना, बॉन्ड्स और जीडीआर बेचने से होगी वो भी टैक्स फ्री होगी, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स बेचने से होगी वो भी टैक्स फ्री होगी, डेरिवेटिव्स को ट्रांसफर करने से होगी वो भी टैक्स फ्री। स्पेसिफाइड फंड की इनकम ट्रांसफर करने से, क्या ट्रांसफर करने से, जीडीआर, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव और अभी अभी क्या आया है, सिक्योरिटीज, इनको ट्रांसफर करने से जो उसकी इनकम होगी वो टैक्स फ्री होगी। ठीक है जी, ओके, एज पर दिस सेक्शन। इसमें कुछ और भी ऐड किया गया। इसने बोला इसने बोला कि एनी इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज इशूड बाय नॉन रेजिडेंट, अगर नॉन रेजिडेंट ने कोई सिक्योरिटीज इशू कर रखी हैं, वो भी अगर ये स्पेसिफाइड फंड ट्रांसफर करता है, वो भी अगर ये स्पेसिफाइड फंड ट्रांसफर करता है, तो उसको बेचने से भी इनकम जो है वो क्या होगी, टैक्स फ्री होगी। बट ये नॉन रेजिडेंट कौन, नॉट बीइंग अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ये जो सिक्योरिटीज है ना, जिसको ये जो स्पेसिफाइड फंड बेचेगा, ये जो सिक्योरिटीज, ये स्पेसिफाइड फंड जो इन सिक्योरिटीज को बेचेगा, ये सिक्योरिटीज इशूड बाय हुम, नॉन रेजिडेंट ने सिक्योरिटीज इशू कर रखी हैं। जैसे एडीआर पकड़ लेते हैं, एडीआर जो होते हैं वो कौन इशू करते हैं, वो अमेरिका के जो जो फंड हाउस है वो इशू करते हैं, राइट। एंड देयरफॉर अगर ये स्पेसिफाइड फंड किसी नॉन रेजिडेंट की इश्यू की गई सिक्योरिटीज को भी बेचेगा ना, तो भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक कंडीशन है, ये नॉन रेजिडेंट जो है ये वो नहीं होना चाहिए जिसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो। क्योंकि अगर इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो गया ना कहीं उस सिक्योरिटी को बेचने से जो इनकम होगी ना, उसका नेक्सस इंडिया में हो गया। और अगर इंडिया में नेक्सस हो गया, इंडिया में उसका लिंक हो गया, तो कहीं ना कहीं इंडिया में टैक्स लग जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो ये उसने बताया। फिर से करते हैं भाई, इस सेक्शन ने अपने को क्या बताया, इस सेक्शन ने अपने को बताया कि जो स्पेसिफाइड फंड होता है, स्पेसिफाइड फंड, उसकी एक इनकम तो पहले से एग्जाम्प्ट थी। क्या, अगर वो ट्रांसफर करता है सेक्शन 47 7AB की सिक्योरिटीज, कहां पे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जो कि कहां पे लोकेटेड होना चाहिए, आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड होना चाहिए, और कंसिडरेशन फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए। ठीक है जी, ये पहले से माफ था, ये पहले से माफ था। ठीक है जी। और 47 क्लोज 7B में कौन सी एसेट्स दे रखी थी, वो पहले से ही दे रखी थी। ठीक है ना, क्या क्या दे रखी थी वो थी सर जीडीआर, वो है बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड्स, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। ठीक है ना, डेरिवेटिव्स। ओके जी, तो ये सिक्योरिटीज को अगर वो बेचेगा, वो उसकी इनकम पहले से टैक्स फ्री थी। अब उसमें 3 पॉइंट और आ गए। पहला पॉइंट, अगर वो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज भी करेगा, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज भी करेगा, तो भी उसकी इनकम टैक्स फ्री रहेगी। अगर वो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज करेगा विच आर इशूड बाय नॉन रेजिडेंट, तो भी टैक्स फ्री रहेगी उसकी इनकम टैक्स फ्री रहेगी। लेकिन नॉन रेजिडेंट का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ओके। एंड लास्ट में, इस स्पेसिफाइड फंड की इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट होती है विच इज चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, वो इनकम भी इसकी टैक्स फ्री रहेगी। इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। नाउ व्हाट इज दिस सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, मैंने लिखा है आपके लिए, securitization is a process, securitization is a process of converting debts, for example loan etc of bank into securities. These securities are then traded, buy sell into the financial market. बच्चों ऐसे होता है कि जो बैंक होते हैं ना, बैंक ना बड़े सारे लोगों को लोन देते हैं, राइट। तो उन बड़े सारे लोगों को जो बैंक ने लोन दे रखा है, तो बैंक के लिए वो डेट्स हैं, डेट्स मतलब लोन दे रखे हैं बैंक ने, बैंक के लिए वो असेट्स हैं। क्या है, असेट्स। अब होता क्या है, वो जो लोगों को लोन दे रखा है बैंक ने, अब पैसा तो आएगा बैंक के पास फ्यूचर में, इसका मतलब वो बैंक की एक असेट है। लेकिन बैंक की उस असेट को बैंक अभी ट्रेड नहीं कर सकता, ट्रेड नहीं कर सकता। मतलब बैंक के पास लोगों को पैसा दे रखा है उसने, उसके पास एक असेट है, लेकिन वो असेट अभी ट्रेडेबल नहीं है। तो क्या होता है ना, ये सिक्योरिटाइजेशन की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें ये डेट्स जो है ना, डेट्स ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सिक्योरिटीज, और फिर उन सिक्योरिटीज को हम शेयर मार्केट में बाय सेल करते हैं। जैसे आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा, अगर किसी के पास लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है, तो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी के बेसिस पे लोन मिल जाता है हमें। क्या मिल जाता है, लोन। ये कुछ ऐसा ही है, बैंक के पास मान के चलो डेब्ट्स पड़े हुए हैं, यानी कि लोगों को जो उसने लोन दे रखा, तो लोग उनको कल को पैसे देंगे ना वापस। यस, उन डेब्ट्स को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करवाया जा सकता है, मतलब उसके बदले सिक्योरिटीज ली जा सकती हैं, और अगर सिक्योरिटीज आ गई तो सिक्योरिटीज को फिर मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन वो डेट्स जब तक पड़े थे तब तक वो ट्रेड नहीं होते थे, राइट। सो डेट्स को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं बच्चों। तो इस सिक्योरिटाइजेशन की भी अगर इनकम है इस स्पेसिफाइड फंड की, तो उस इनकम को भी गवर्नमेंट ने एग्जैम्प्ट कर दिया, उसको भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एग्जैम्प्ट कर दिया। तो सेक्शन 10(4)D में क्या क्या बदलाव हुए बच्चों,
स्पेसिफाइड फंड की जो इनकम पहले 47 क्लोज 7B के एसेट्स को बेचने से होती थी, वो आज भी है, एज इट इज है। तीन नई चीजें आ गई। उसने अगर सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर दी, उसको बेचने से इनकम है, वो भी टैक्स फ्री है। उसने अगर नॉन रेजिडेंट की इश्यू की गई सिक्योरिटीज को बेचा तो भी टैक्स फ्री है, लेकिन नॉन रेजिडेंट का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए। और उसकी जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की वजह से जो इनकम होती है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से जो इनकम आती है, वो इनकम भी उसकी क्या होगी, एग्जाम्ड होगी। वो इनकम भी क्या होगी, एग्जाम्ड होगी। एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं स्पेसिफाइड फंड क्या होता है। स्पेसिफाइड फंड क्या होता है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इट सेज स्पेसिफाइड फंड्स मींस, स्पेसिफाइड फंड मींस, उसने बोला कि वो फंड जिसके पास है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट किस चीज का, सर्टिफिकेट ग्रांटेड एज सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेटेड इंडिया। सबसे पहले उसने क्या बोला, दिस फंड इज एस्टैब्लिश्ड इनकॉर्पोरेटेड इंडिया एज अ ट्रस्ट और कंपनी और एलएलपी। ये कोई ट्रस्ट कंपनी और एलएलपी के तौर पे इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है ये फंड, ठीक है जी। इसके पास सर्टिफिकेट है विच इज ग्रांटेड एज कैटेगरी 3 ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एंड इज रेगुलेटेड बाय सेबी और आईएफएससी अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019। वो ये कह रहा है कि इसके पास, इस फंड के पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए विच इज ग्रांटेड एज कैटेगरी 3 सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, एआईएफ क्या बोलते हैं इसको, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है जी। ओके, विच इज regulated by SEBI and IFSC authority, ठीक है। Second, it is located in IFSC, it is located in IFSC, ये IFSC में located होना चाहिए, ठीक है। आगे उसने बोला of which all the unit holders other than the unit held by sponsors or managers are held by non-residents। ये जो स्पेसिफाइड फंड है ना, इसकी जो यूनिट्स हैं, इसकी यूनिट्स किसके पास होनी चाहिए, नॉन रेजिडेंट्स के पास, फिरंगियों के पास होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, सो ऑल यूनिट होल्डर्स शुड बी नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है जी। आगे आगे इसने बोला कि भाई इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट विच हैज बीन, वो ये कह रहा है जो स्पेसिफाइड फंड है ना, ये दो केस है इसके, दो केस, या तो ये भी स्पेसिफाइड फंड है, या फिर ये भी स्पेसिफाइड फंड है। तो इसका मतलब स्पेसिफाइड फंड में दो दो जने दे रखे, उसने दोनों को स्पेसिफाइड फंड माना जाएगा। एक तो ये ऊपर पॉइंट नंबर 1 में दे रखा है, जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ है एज अ कंपनी, ट्रस्ट और एलएलपी, ठीक है जी, पहला। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए, कौन सा, हमने क्या लिखा है, सर्टिफिकेट, कौन सी कैटेगरी वाला, कैटेगरी 3, ठीक है जी। लोकेशन क्या होनी चाहिए, आईएफएससी होनी चाहिए। उसकी यूनिट्स किसके पास होनी चाहिए, नॉन रेजिडेंट के पास होनी चाहिए। ऐसे ही स्पेसिफाइड फंड इसको भी माना जाएगा, इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, कोई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, बैंक की कोई ऑफशोर यूनिट, ठीक है जी, जिसके पास अगेन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी 1 वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, वो भी सेबी वाला ही, ठीक है जी। और इसने भी कुछ और कंडीशंस फुलफिल की हो तो इनको माना जाएगा स्पेसिफाइड फंड। तो हम ये मान सकते हैं स्पेसिफाइड फंड्स वो होते हैं जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 में रजिस्टर्ड होते हैं, जिनको सर्टिफिकेट मिला हुआ होता है, ठीक है ना, क्या मिला हुआ होता है, सर्टिफिकेट। ओके जी, तो इसकी इनकम होगी भाई एग्जाम्ड, इसकी इनकम क्या होगी, एग्जाम्ड, ठीक है जी। ओके, सो सेक्शन 10(4)(d) स्पेसिफाइड फंड के केस में 3 नए पॉइंट ऐड हुए हैं बच्चों, जो हमने कर लिए, ठीक है ना। ओके, अब चलते हैं आगे। आगे बच्चों उसने बताया कि भाई सेक्शन 10(4)(e) एंड 10(4)(f) ये दो नई सेक्शन आई हैं, ये दो नई सेक्शन अभी अभी इसी फाइनेंस एक्ट ने इनको इंसर्ट किया है, ठीक है जी। सो ये सेक्शंस क्या बोलती हैं, आइए एक बार इसको समझते हैं। इसने बोला है ये नॉन रेजिडेंट की इनकम है, और ये नीचे वाले भी नॉन रेजिडेंट की इनकम, नॉन रेजिडेंट की इनकम एग्जाम्ड होगी, नॉन रेजिडेंट की इनकम एग्जाम्ड होगी, दोनों में नॉन रेजिडेंट है, ठीक है जी। पहले वाले में समझते हैं नॉन रेजिडेंट की कौन सी इनकम एग्जाम्ड होगी, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट बाय रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो नॉन डिलीवरेबल होते हैं, जिनको डिलीवर फर्दर डिलीवर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ओके, सो अगर एक नॉन रेजिडेंट को इनकम होती है एज ए ट्रांसफर ऑफ नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जिसमें डिलीवरी नहीं होती, फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है ना। ओके, सो उसको ट्रांसफर करने से अगर नॉन रेजिडेंट को कोई इनकम होती है तो वो इनकम एग्जाम्ड होगी, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है जी। ओके, सेकंड 4F इसने बोला है इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट बाय वे ऑफ रॉयल्टी और इंटरेस्ट, बाय वे ऑफ रॉयल्टी और इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ लीज ऑफ एयरक्राफ्ट इन एनी प्रीवियस ईयर, ठीक है जी। और ये अमाउंट कौन पे करेगा, पेड बाय यूनिट ऑफ आईएफएससी, आईएफएससी की कोई यूनिट इस नॉन रेजिडेंट से क्या, एयरक्राफ्ट
लीज पे लेती है, और अगर एयरक्राफ्ट लीज पे लिए हैं तो फिर इस नॉन रेजिडेंट को क्या पे करेगी, वो रॉयल्टी या फिर इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है जी, तो ये रॉयल्टी और इंटरेस्ट की इनकम भी इस नॉन रेजिडेंट की टैक्स फ्री होगी। क्या होगी, टैक्स फ्री। तो नॉन रेजिडेंट के 2 पॉइंट नए ऐड हुए हैं, सेक्शन 10(4)(e), 10(4)(f। 10(4)(e) में भी नॉन रेजिडेंट है, 10(4)(f) में भी नॉन रेजिडेंट। ठीक है जी, ये नॉन रेजिडेंट जो है इसकी इनकम किससे हो रही है, ट्रांसफर ऑफ नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी, और यहां पे नॉन रेजिडेंट कौन सी इनकम है, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। किस चीज के ऊपर, लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट किसको, टू अ यूनिट ऑफ एन आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ठीक है, इसमें एक कंडीशन लगा रखी है कि कब तक ये आईएफएससी की यूनिट अपना ऑपरेशंस कमेंस करेगी। तो ठीक है, 31 मार्च 2024 एक सनसेट क्लोज डाल रखा है कि ये जो यूनिट है ना आईएफएससी की यूनिट, ये 31 मार्च 2024 तक अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगी, ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है ना, ओके दैट्स फाइन, इस डेट वेट को हम छोड़ सकते हैं। ओके सो हमने ये भी किया बच्चों, अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे। अच्छा ये तो पिछले पेज से ही आ रहा है, पिछले पेज से ही आ रहा है। यस बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये आपको एग्जाम में दिखनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख लो मेरी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में दिखनी चाहिए। क्लास में एक बच्चा बोलता है सर लिख दो, मैंने बोला कहां लिख दो, बोलता दीवारों पे लिख दो सर। नालायक। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर 22 एग्जाम्स। ठीक है ना, ओके सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट 10(10)(d), लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बच्चों आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है तो लाइफ इंश्योरेंस से जब पैसे मिलेंगे ना अपने को, तो वो जो पैसा होता है वो टैक्स फ्री होता है। लाइफ इंश्योरेंस से जो पैसा मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है ना, ओके सो इस सेक्शन को एक बार फटाफट से देख लेते हैं, सेक्शन में क्या दे रखा था, फिर उसके बाद इसके अमेंडमेंट्स पे आते हैं। ठीक है जी, ओके देखो, जब भी मैं अमेंडमेंट करवाता हूं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उस पूरी सेक्शन को आपको पढ़ाऊं, ताकि जब पूरी सेक्शन आपको समझ में आ जाएगी तो फिर वो अमेंडमेंट भी आपको समझ में आ जाएगा प्लीज, राइट। सो पूरी सेक्शन को पढ़ने से आपको बिग पिक्चर दिखती है कि उस सेक्शन में क्या था और अब उस सेक्शन में क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं। ठीक है ना, इसलिए हम पूरी सेक्शन पढ़ना प्रेफर कर रहे हैं बच्चों। ओके सो इसने बोला है एनी सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस इज फुल्ली एग्जाम्ड। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिला हुआ पैसा टैक्स फ्री होता है। ठीक है जी, हाउएवर द फॉलोइंग सम्स आर नॉट टैक्सेबल, लेकिन इसमें कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब इन केसेस में लाइफ इंश्योरेंस का पैसा टैक्सेबल होगा। इन केसेस में लाइफ इंश्योरेंस का पैसा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है जी, इसने बोला सम रिसीव्ड फ्रॉम अ पॉलिसी रेफर्ड टू इन सेक्शन 80(dd) और 80(dd)। ये 80(dd) और DDA की जो पॉलिसीज होती हैं ये कुछ प्रेस्क्राइब्ड डिजीजेस के लिए होती हैं, राइट। सो उनको एग्जाम्पशन नहीं मिलती। प्रेस्क्राइब्ड डिजीजेस के लिए जो पॉलिसीज होती हैं उनको एग्जाम्पशन नहीं मिलती एंड देयरफॉर उनका पैसा टैक्सेबल होता है। सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर किसी कीमैन के लिए पॉलिसी करवाई गई, कीमैन कौन होता है, चाबी वाला आदमी। कोई बच्चा बोलता है सर चाबी वाला आदमी, चाबी वाला आदमी मतलब गेट कीपर, नो। कीमैन का मतलब गेट कीपर नहीं होता, कीमैन का मतलब होता है वो पर्सन जो की है कंपनी के लिए, यानी कि कंपनी जिसके ऊपर दारोमदार है, राइट, जो कंपनी को रियल सेंस में अगर देखा जाए तो चलाता है, राइट। सो ऐसे लोगों का कंपनी इंश्योरेंस करवा के रखती है, राइट, और उस इंश्योरेंस को हम क्या बोलते हैं, कीमैन इंश्योरेंस। ठीक है ना, ओके, क्योंकि देखो ना अगर वो आदमी वो पर्सन कल को छोड़ के चला जाता है कंपनी को तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा, राइट, एंड देयरफॉर अगर कंपनी को नुकसान का डर है तो कंपनी पॉलिसी करवा लेती है ऐसे ऐसे पर्सन के लिए, एंड देयरफॉर उसको हम बोलेंगे कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो बच्चों कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा भी टैक्सेबल होता है, उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलती, एग्जाम्पशन नहीं मिलती। ठीक है, नेक्स्ट, कोई ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें प्रीमियम ना नीचे दी गई अमाउंट से ज्यादा है, यानी कि प्रीमियम, अगर पॉलिसी का प्रीमियम सम एश्योर्ड के 15% से ज्यादा जाता है अगर वो डिसेबल्ड पर्सन के लिए पॉलिसी ले रखी है, और अगर वो किसी नॉर्मल पर्सन के लिए पॉलिसी ले रखी है उसमें अगर प्रीमियम 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा चला जाएगा तो उस पॉलिसी का जो पैसा मिलेगा ना वो टैक्सेबल होगा। वो क्या होगा, टैक्सेबल। ध्यान से सुनना,
पैसा जो मिलेगा वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उस पॉलिसी के प्रीमियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर उसका प्रीमियम 15% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा है या 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज्यादा है, तो फिर उस पॉलिसी का पैसा कल को जब मिलेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। उस पर क्या लगेगा? टैक्स। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसे मान के चलो, किसी नॉर्मल पर्सन के लिए एक पॉलिसी ली गई है। वो पॉलिसी में सम एश्योर्ड का मतलब होता है कि मिस हैपनिंग पे कितने पैसे मिलेंगे, राइट? मिस हैपनिंग पे कितने पैसे मिलेंगे। तो भाई मान के चलो वो पॉलिसी जो है वो पॉलिसी है 1 करोड़ की। अब व्हेन आई से 1 करोड़ की पॉलिसी, उसका क्या मतलब है? सर उसका मतलब है कि मिस हैपनिंग अगर हो जाती है तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे एज अ कंपनसेशन अमाउंट। ठीक है जी। मैं कह रहा हूं ये जो पॉलिसी थी ना, जो 1 करोड़ की पॉलिसी है, इसमें जो प्रीमियम जाता था ना, प्रीमियम जो जाता था, वो प्रीमियम जाता था मान के चलो 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए। और मैं कह रहा हूं नॉर्मल पर्सन के लिए पॉलिसी ली गई थी। कोई मेरे को बताएगा 1 करोड़ की पॉलिसी का 10% कितना होगा? 1 करोड़ सम एश्योर्ड है ना, तो उसका 10% करना कितना बनेगा? 10 लाख रुपए। लेकिन प्रीमियम कितना जाता था? सर प्रीमियम जाता था 11 लाख रुपए। तो क्योंकि प्रीमियम 10% से ज्यादा हो गया ना, तो अब ये जो 1 करोड़ मिलेगा ना, इस पे टैक्स लगेगा। इस पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो उन पॉलिसीज को एग्जाम्पशन मिलती थी जिसमें प्रीमियम कम होता था। अगर किसी पॉलिसी में प्रीमियम 10% और 15% से ज्यादा होता था ना, राइट, तो वो पॉलिसीज पे टैक्स लगता है। वो पॉलिसीज पे क्या लगता है बच्चों? टैक्स लगता है। ठीक है जी। तो ये तो लिंक किया गया है सम एश्योर्ड से एज अ परसेंटेज। ठीक है। अभी एक बार दोबारा से देखते हैं क्या बोला इसने। उसने बोला लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा मिलता है वो टैक्स टैक्स फ्री होता है। टैक्स फ्री, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, इंक्लूडिंग जो बोनस मिलता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। लेकिन कुछ पॉलिसीज टैक्सेबल होती हैं। कौन सी? वो पॉलिसी जो 80DD और 80DDA में दे रखी हैं। ठीक है जी। कुछ प्रेस्क्राइब्ड डिजीजेस के लिए होती हैं। ठीक है जी। 80DD और DDA वाली पॉलिसीज, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी भी टैक्सेबल होती है। और वो पॉलिसी भी टैक्सेबल होती है जिसमें प्रीमियम सम एश्योर्ड के 15% से ज्यादा होता है या 10% से ज्यादा होता है। 15% कब होता है बच्चों? जब वो पॉलिसी किसी डिसेबल्ड पर्सन के लिए ली गई है। और 10% कब होता है? जब वो पॉलिसी किसी नॉर्मल पर्सन के लिए ली गई। ठीक है जी। अगर प्रीमियम 15% और 10% से ज्यादा है तो पॉलिसी का पैसा टैक्सेबल होगा जब मिलेगा। ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें एक पॉइंट दे रखा था नीचे। वो पॉइंट ये था, चलो मैं उसको उसको मैं आगे चल के कवर कर लूंगा। उसको मैं आगे चल के कवर कर लूंगा। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, इसके अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे अब। हाँ, ये वाला पॉइंट छोड़ देंगे हम। शैल बी कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी वाले पॉइंट को छोड़ते हुए, इस पॉइंट को छोड़ते हुए थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान हो जाएगा इसका, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इंपॉर्टेंट प्रोविजोज ऑफ दिस सेक्शन। प्रोविजो, प्रोविजो का क्या मतलब होता है बच्चों? प्रोविजो, सर पता नहीं। प्रोविजो का मतलब होता है प्रोवाइडेड। जो प्रोवाइडेड होते हैं ना सेक्शंस में, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड आल्सो आल्सो दैट, प्रोवाइडेड फर्दर फर्दर दैट, ऐसे करके जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं प्रोविजो। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोविजो। ठीक है जी। ओके। सो इस सेक्शन का, सेक्शन 1010D का पहला प्रोविजो ये आपके सामने है, फिर दूसरा तीसरा ऐसे करके कुछ प्रोविजोस हैं इस सेक्शन में। अभी अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें आपके सामने फोर्थ प्रोविजो दिख रहा है, फिफ्थ प्रोविजो एंड सिक्स्थ प्रोविजो। ये 3 नए प्रोविजो इस सेक्शन में ऐड किए गए। एक और भी है वैसे, लेकिन हम 3 को ही कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये 3 नए प्रोविजो इसमें ऐड किए गए हैं। लेकिन पहले हम ऊपर वाले प्रोविजो जो पहले से चलते आ रहे हैं, एक बार उनको पढ़ के देख लेते क्या है वो प्रोविजो। पहला प्रोविजो बोलता है provisions of point number C shall not apply to any sum received on death of a person। वो ये कह रहा है कि अगर मान के चलो कोई ऐसी पॉलिसी थी जिसमें प्रीमियम 10% और 15% से ज्यादा था, प्रीमियम तो 10% और 15% से ज्यादा होता था, लेकिन जिसके लिए वो पॉलिसी ले रखी थी ना, उसकी डेथ हो गई और डेथ होने पे पैसे मिले हैं। डेथ होने पे पैसे मिले। तो सर लेकिन पैसे तो डेथ होने पे ही तो मिलते हैं। नहीं, नहीं, जरूरी नहीं है। देयर इज अ लाइफ लाइफ पॉलिसीज एज वेल, यानी कि जिसमें मेच्योरिटी होती है। अगर मेच्योरिटी टाइम आ गया और पर्सन की डेथ नहीं हुई तो पॉलिसी का पैसा मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज भी होती हैं जिसमें क्या होता है, डेथ पे ही पैसे मिलते हैं। यू आर राइट, राइट। सो देयर कैन बी बोथ द केसेस, यानी कि पैसा हमें बिना डेथ के भी मिल सकता है और डेथ पे भी मिल सकता है। तो इसने ये बोला कि अगर डेथ पे पैसा मिला है ना पर्सन के, जो जो जिसका इंश्योरेंस करवा रखा था, है ना, अगर उसकी डेथ पे पैसा मिला है तो चाहे प्रीमियम 10% और 15% से ही क्यों ना ज्यादा हो, क्यों ना ज्यादा हो, उसको एग्जाम्शन मिल जाएगी। उसको क्या मिल जाएगी? एग्जाम्शन मिल जाएगी। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुना प्लीज। उसने क्या बोला, नॉर्मली क्या बोला कि अगर आपका प्रीमियम 10% और 15% से ज्यादा होता है ना,
तो पॉलिसी का कल को जब आपको पैसा मिलेगा ना, उस पर टैक्स लगेगा, उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, ठीक है जी। लेकिन अब उसने क्या बोला कि अगर फ्यूचर में आपको जो पैसा मिल रहा है वो डेथ की वजह से मिल रहा है, तो फिर चाहे प्रीमियम 10% और 15% से ज्यादा ही क्यों ना था, एग्जाम्पशन मिल जाएगी, टैक्स नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। तो बताओ मेरे को, फटाफट से सोच के बताना। मैं कह रहा हूं मान के चलो किसी के लिए पॉलिसी ले रखी है और उसमें प्रीमियम जो है वो 10% और 15% से ज्यादा है, ज्यादा, और वो पॉलिसी मैच्योर होगी और पैसे मिल गए, और जिस पर्सन के लिए पॉलिसी ले रखी थी उसकी डेथ नहीं हुई, बताओ जी, क्योंकि प्रीमियम हमारा 10% और 15% से ज्यादा होता था, ठीक है ना। तो अब जो पैसा मिलेगा उसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, टैक्स लगेगा, ठीक है जी। लेकिन ये बताना, मैं कह रहा हूं मान के चलो प्रीमियम तो 10 और 15% से ज्यादा था, लेकिन पैसा डेथ में मिला है, तो क्या टैक्स लगेगा, नहीं सर, अब उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अब उसको क्या मिल जाएगी, एग्जाम्पशन। ये पॉइंट हमें समझ में आ गया सर, ठीक है। सम एश्योर्ड का क्या मतलब होता है, छोड़ते हुए, नहीं कर रहे हम सम एश्योर्ड का क्या मतलब होता है। नॉर्मली सम एश्योर्ड मैंने आपको बताया कि मेच्योरिटी के टाइम पे जो पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सम एश्योर्ड, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट उसने बोला थर्ड प्रोविजो, द डिसेबल्ड पर्सन द लिमिट वुड बी 15%, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। मतलब ये मैं आपको केवल लिख के बता रहा हूं कि देयर वर प्रोविजोस ऑलरेडी इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में पहले से प्रोविजो थे। फर्स्ट प्रोविजो हमने कर लिया, सेकंड प्रोविजो हम नहीं कर रहे, थर्ड प्रोविजो हमने कर लिया। क्या बोला फर्स्ट प्रोविजो ने, कि 10 और 15% से ज्यादा प्रीमियम वाले केस में भी एग्जाम्पशन मिलेगी अगर पैसा डेथ पे मिला है तो। थर्ड प्रोविजन ने क्या बोला कि भाई जो नॉर्मल, जो प्रीमियम के ऊपर जो लिमिट है वो 10% है, लेकिन डिसेबल्ड के केस में वो 15%। तो हम तो पहले ही करके आ चुके हैं, हमने अपनी पिछली टेबल में यही किया था ना, टेबल में हमने पहले इसको डाल रखा है, तो अपने पास ये दोनों प्रोविजो कवर हो चुके ऑलरेडी। अब बच्चों फोर्थ प्रोविजो विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हाट इट सेज, इसने ये बोला है, इसने बोला है कि दिस, देखो अभी तक क्या चल रहा था, हम सम एश्योर्ड का परसेंटेज कर रहे थे, हम सम एश्योर्ड का क्या कर रहे थे, परसेंटेज कर रहे थे। लेकिन अब एब्सोल्यूट टर्म में कुछ उसने बोला है, एब्सोल्यूट टर्म में कुछ उसने बोला है। क्या बोला उसने, आइए पढ़ के देखते हैं। इसने बोला है कि भाई दिस एग्जाम्पशन शैल नॉट अप्लाई, मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो एग्जाम्पशन होती है वो नहीं मिलेगी। जैसे उसने बोला था 10 और 15% से ज्यादा प्रीमियम जाएगा तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, हाँ डेथ में तो मिल जाएगी, हालांकि ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है। इसने बोला एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी अगर वो एक यूलिप है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है। बच्चों यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी वो होती है जहां पे जो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पैसे को सिक्योरिटीज में लगाती है, शेयर मार्केट में लगाती है, एंड देयरफॉर क्योंकि यूनिट के ऊपर लिंक्ड है ये पॉलिसी, तो शेयर मार्केट अगर अप जाएगी तो हो सकता है आपको पॉलिसी के ऊपर जो बोनस मिलेगा वो ज्यादा मिल जाए, है ना। और अगर शेयर मार्केट डाउन जाएगी तो हो सकता है आपका बोनस कम आए, राइट। सो दीज पॉलिसीज आर यूलिप पॉलिसीज, यूनिट लिंक पॉलिसीज, ठीक है ना, ओके। तो उसने बोला आपकी पॉलिसी यूलिप है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी क्या है, यूलिप है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है। इट इज इशूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021, ये 1 फरवरी 2021 के बाद इश्यू की गई है। इफ द प्रीमियम फॉर द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 2,50,000, और प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो भी एग्जाम्पशन नहीं मिल पाएगी, टैक्स लग जाएगा। क्या लग जाएगा, टैक्स। याद करो हमने बात की थी, अगर प्रीमियम 10% या 15% से ज्यादा था तो भी टैक्स लगता था, यहां पे भी वही है। यहां पे लेकिन डिफरेंस ये है, ये यूलिप पॉलिसीज के लिए परसेंटेज वाली बात ना बोल के एब्सोल्यूट टर्म में अमाउंट बोल रहा है। क्या बोला उसने, यूलिप पॉलिसी जो 1 फरवरी 2021 के बाद आपने ली है और जिसमें प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ऐसी यूलिप जब फ्यूचर में मैच्योर होकर आपको पैसा मिलेगा ना, वो पैसा टैक्सेबल होगा। वो पैसा क्या होगा, टैक्सेबल। कोई मेरे को बताएगा ये 2.5 लाख रुपए, ये 2.5 लाख रुपए मेच्योरिटी की अमाउंट बोल रहा है, प्रीमियम की अमाउंट बोल रहा है। सर ये प्रीमियम की अमाउंट बोल रहा है, प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा तो मेच्योरिटी का पैसा टैक्सेबल। ध्यान से सुनना प्लीज मैं क्या बता रहा हूं। उसने बोला अगर प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा तो मेच्योरिटी का पैसा टैक्सेबल। किसका पैसा टैक्सेबल, मेच्योरिटी। लेकिन हाँ दो कंडीशन और भी थी ना, ये यूलिप होनी चाहिए और ये आपने 1 फरवरी 2021 के बाद ली है, और डेफिनेटली प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। फिफ्थ प्रोविजन ने क्या बोला, अब देखो ये लोगों को ये बता दिया कि 2.5 लाख से ज्यादा अगर प्रीमियम चला गया यूलिप्स में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, टैक्स लग जाएगा। लोगों ने सोचा अच्छा एक काम करते हैं, 2 यूलिप ले लेते हैं, एक यूलिप 2 लाख की, एक यूलिप 2 लाख की, जिसमें प्रीमियम 2-2 लाख का होगा, ठीक है। 2 लाख प्रीमियम वाला यूलिप, 2 लाख प्रीमियम वाला यूलिप,
ऐसे करके हम गवर्नमेंट को बोल देंगे कि सर हमने तो ना दो यूलिप ले रखी हैं और कोई भी यूलिप हमारी 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला ना बेटा ना, पहले 5th प्रोविजो पढ़ो। पहले कौन सा प्रोविजो पढ़ो? 5th प्रोविजो। तो देखो 5th प्रोविजो ने क्या बोला, इसने बोला इफ द प्रीमियम इज पेबल बाय अ पर्सन फॉर मोर देन 1 यूनिट, अगर प्रीमियम एक से ज्यादा यूलिप्स के लिए पे किया जा रहा है, द एग्जाम्पशन शैल अप्लाई ओनली विद रिस्पेक्ट टू दोज यूलिप्स, द एग्रीगेट अमाउंट उसने बोला, हाँ उन यूलिप्स के लिए एग्जाम्पशन मिलेगी, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम वेयर ऑफ डज नॉट एक्सीड 2,50,000 इन दी प्रीवियस ईयर। उसने ये बोला आप एग्रीगेट कर लेना सारी यूलिप्स का, अगर उनका एग्रीगेट 2.5 लाख से ज्यादा है ना, तो फिर सारी यूलिप्स के लिए आपको एग्जाम्पशन नहीं मिल सकती। तो सर अगर सारी यूलिप्स के लिए एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी तो क्या उसमें से कुछ यूलिप्स की तो एग्जाम्पशन मिल जाएगी ना? आंसर इज यस बच्चों, आंसर इज यस। ध्यान से सुना, एक एग्जाम्पल करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक सेकंड पहले मेरे को ये बताओ, इस सेक्शन ने क्या बोला? सेक्शन कौन सी चल रही है सर? सेक्शन चल रही है 1010D। हाँ ठीक है सर, ओके। क्या बोला इसने? लाइफ इंश्योरेंस का पैसा टैक्सेबल होता है, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा टैक्स फ्री होता है। क्या होता है? टैक्स फ्री। लेकिन कौन से केसेस थे जहां पे पैसा टैक्सेबल होता है? सर आपने बताया कि अगर जो पॉलिसी है वो 1010D और सॉरी 80DD और 80DDA में दे रखी है तो टैक्स लगता है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पे भी टैक्स लगता है। और अगर अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी में सम एश्योर्ड के 10% और 15% से ज्यादा प्रीमियम जा रहा है तो भी टैक्स लगता है। तो भी क्या लगता है? टैक्स। लेकिन हाँ, इन दो केसेस में अगर पैसा मिला है ऑन डेथ तो टैक्स नहीं लगता, तो टैक्स नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट। यूलिप के केस में एक नया अमेंडमेंट आया। इसने क्या बोला कि अगर वो पॉलिसी यूलिप है, 1 फरवरी 2021 के बाद आपने ली है और उसमें प्रीमियम जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख से ज्यादा है, तो वो यूलिप भी कल को जब मैच्योर होगी आपको पैसा मिलेगा तो उस यूलिप पे भी टैक्स लगेगा बच्चों, उस पे भी क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। 5th प्रोविजन ने क्या बोला कि अगर आपके पास एक से ज्यादा यूलिप्स हैं तो हम एग्रीगेट करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? एग्रीगेट करके देखेंगे। अगर आपका एग्रीगेट 2.5 लाख से ज्यादा जाएगा तो फिर आप सारी यूलिप्स को नहीं ले पाएंगे, एग्जाम्पशन सारी यूलिप्स को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, एज लॉन्ग एज आपका 2.5 लाख से कम है ना, एक से ज्यादा यूलिप भी अगर है मान के चलो, तो भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल करना पड़ेगा, तुरंत एग्जाम्पल करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो आइए मेरे साथ, ये रहा एग्जाम्पल बच्चों आपके लिए। देखो देखो पहले ये समझते हैं, हम्म सिंगल पॉलिसी, यूलिप की बात चल रही है, केवल यूलिप की बात कर रहे हैं हम। सिंगल पॉलिसी इश्यूड ऑन और आफ्टर फरवरी 1 2021 वेयर द एनुअल प्रीमियम एक्सीड्स 2.5 लाख। अगर एक पॉलिसी आपने, एक ही पॉलिसी, सिंगल पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी? सिंगल पॉलिसी, ठीक है जी। 1 फरवरी 2021 के बाद ली है आपने और जिसमें प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है, एक ही यूलिप है, सारी कंडीशन पूरी हो रही है ना, यूलिप भी है, 2.5 लाख से ज्यादा भी है और 1 फरवरी 2021 के बाद भी ली है, तो क्या एग्जाम्पशन मिलेगी बच्चों? नहीं मिलेगी सर, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो क्या लिखा हमने? नॉट एग्जाम्प्टेड, उस पे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। अगला, सिंगल पॉलिसी इश्यूड ऑन और आफ्टर दिस डेट वेयर द प्रीमियम इज लेस देन 2.5 लाख रुपए, लेकिन आपकी बार प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से कम है बच्चों, कम है, तो एग्जाम्पशन मिल जाएगी ना? हाँ सर एग्जाम्पशन मिल जाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना भाई, ये तो चलो ठीक है, ये तो हमने बात मान ली कि उसका प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से नीचे है, लेकिन उसमें वो सम एश्योर्ड वाली बात भी तो देखनी पड़ेगी ना अपने को, कि उसका सम एश्योर्ड से भी प्रीमियम 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि चलो ठीक है वो 2.5 लाख से तो कम रह गई, लेकिन अगर आप वो पहले वाली जो पुरानी कंडीशन है कि 10% से ज्यादा सम एश्योर्ड का प्रीमियम नहीं होना चाहिए आपका, वो भी तो देखनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए मैंने लिखा प्रोवाइडेड दैट प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ द सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्यूमुलेटिवली अपने को दो कंडीशन देखनी पड़ेगी, ठीक है ना? ओके, यहां तक क्लियर। तो बताओ जी, अगर प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा तो नॉट एग्जाम्प्ट, इसका मतलब टैक्स लगेगा। अगर प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से कम तो एग्जाम्पशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एग्जाम्पशन। एक सेकंड बता, ये 2.5 लाख रुपए प्रीमियम की एग्जाम्पशन मिलेगी या फ्यूचर में जब मेच्योर होके पैसा मिलेगा, सम एश्योर्ड जब मिलेगा उसकी एग्जाम्पशन मिलेगी? सर जो फ्यूचर में पैसा मिलेगा उसकी एग्जाम्पशन मिलेगी। ठीक है, वेरी गुड, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 3 पॉलिसीज बच्चों। अब की बार, अभी तक तो क्या हो रहा था? सिंगल पॉलिसी, अब देखना क्या है। 3 पॉलिसीज परचेज्ड ऑन और आफ्टर फरवरी 2021 वेयर द प्रीमियम
है ना, वेयर इंडिविजुअल पॉलिसी प्रीमियम इज लेस देन 2.5 लाख बट द एग्रीगेट एक्सीड्स 2.5 लाख। वही कह रहा है, मान के चलो 3 पॉलिसी है, ठीक है ना, और 3 पॉलिसीज का अगर इंडिविजुअली प्रीमियम देखें तो वो 2.5 से कम है, 2.5 से कम, 2.5 से कम, 2.5 से कम, लेकिन उन तीनों का अगर टोटल कर देना प्रीमियम, वो 2.5 से ज्यादा जा रहा है। कोई मेरे को बताएगा फिफ्थ प्रोविजन ने क्या बोला है? फिफ्थ प्रोविजन ने बोला है कि आप एग्रीगेट कर लेना, एग्रीगेट करने से अगर सारी पॉलिसीज का टोटल प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा चला गया ना, तो सब पे एग्जाम्शन नहीं ले पाएंगे, मतलब सबके ऊपर एग्जाम्शन नहीं ले पाएंगे, लेकिन उसके अंदर से कुछ पे तो ले ही पाएंगे ना। हाँ, कुछ पे ले पाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखना कैसे लिखा हमने। अच्छा, बोथ नहीं आना चाहिए यहाँ पे, बोथ नहीं आना चाहिए, तीनों की तीनों तीनों एग्जाम्ड नहीं होगी, मतलब तीनों की तीनों पॉलिसी एग्जाम नहीं होगी, बट द टैक्स पेयर कैन क्लेम एग्जाम्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन ऑफ देम। देखो मैंने इसके ऊपर ना, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल बनाया, जैसे जैसे ये रहा आपके सामने केस, मान के चलो यूलिप 1 प्रीमियम 1 लाख का है बच्चों, यूलिप 2 प्रीमियम 1,20,000 का है, और यूलिप 3 जो है उसमें प्रीमियम 2 लाख रुपए का है। ठीक है, यूलिप 1 पे मेच्योरिटी के टाइम पे 10 लाख रुपए मिल रहे हैं फ्यूचर में, यूलिप 2 के ऊपर 15 लाख रुपए मिल रहे हैं फ्यूचर में, और यूलिप 3 के ऊपर 22 लाख रुपए मिल रहे हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में देखो भाई, ये पैसा फ्यूचर में मिलेगा, और ये है प्रीमियम, ये क्या है, प्रीमियम हमारे जेब से जो जा रहा है। ठीक है, क्या ये यूलिप है? हाँ सर ये यूलिप है। मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि ये यूलिप 1 फरवरी 2021 के बाद आपने ली होगी, क्योंकि उसके बाद ही ये आया है, उससे पहले तो यूलिप्स एग्जाम्ड थी, उसके पहले क्या थी, एग्जाम्ड। ठीक है जी, ओके। तो कोई मेरे को बताएगा इन तीनों यूलिप्स का अगर टोटल किया जाएगा तो बच्चों बन रहा है 4,20,000 का प्रीमियम, 4,20,000 का प्रीमियम बना तीनों का टोटल, 1 लाख 1,20 और 2 लाख को मिला के 4,20 बन रहा है। क्या वो तीनों के ऊपर एग्जाम्शन ले सकता है? तीनों पे जो फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा, फ्यूचर में से कितना पैसा मिलेगा, फ्यूचर में से पैसा मिलेगा 10 लाख प्लस 15 लाख 25 लाख, 25 लाख प्लस 22 लाख, 25 प्लस 22 होगा 47, 47 लाख। क्या पूरा 47 लाख रुपए फ्यूचर में एग्जाम्ड करवा लेगा? नहीं करवा सकता सर। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि तीनों का एग्रीगेट तो 2.5 से ज्यादा है। लेकिन एक बात है ना, अगर वो बेचारा इसमें से सिलेक्शन करता है कि कोई बात नहीं मैं यूलिप 1 पे ले लेता हूँ, यूलिप 2 पे एग्जाम्शन ले लेता हूँ, और या फिर यूलिप 3 पे, या फिर कॉम्बिनेशन पे, क्या वो ऐसे कर सकता है? हाँ ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है। तो देखो ध्यान से प्लीज, यूलिप 1 और यूलिप 2 का अगर मैं टोटल करता हूं, तो इनका प्रीमियम का टोटल करना 1 लाख और 1,20,000, 1 लाख और 1,20,000, इसका मतलब इन दोनों का टोटल अगर हम करते हैं तो प्रीमियम कितना बनता है बच्चों, 2,20,000 का प्रीमियम बनता है। ठीक है ना, ओके। और इस अकेली पॉलिसी का प्रीमियम कितना बनता है, 2 लाख रुपए बनता है। और भी कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? अगर मैं ये 2 और 1,20 इकट्ठा कर सकता हूँ? नहीं सर, 2 और 1,20 इकट्ठा नहीं कर सकते, ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकती, ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकती, क्योंकि इनका टोटल तो 3,20,000 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यूलिप 1 यूलिप 2 का मैंने टोटल किया, इनका प्रीमियम बनता है बच्चों 2,20,000। क्या ये दोनों पॉलिसी एलिजिबल है एग्जाम्शन लेने के लिए? जी हाँ, ये एलिजिबल है एग्जाम्शन लेने के लिए, बिल्कुल ठीक है। क्या ये अकेली यूलिप 3 अकेली पॉलिसी एग्जाम्शन लेने के लिए एलिजिबल है? हाँ एलिजिबल है। तो क्या करें, यूलिप 1+2 की एग्जाम्शन ले या यूलिप 3 की एग्जाम्शन ले? कैसे पता चलेगा? आप ये देखो फ्यूचर में पैसा किस पे ज्यादा मिलेगा उसको एग्जाम्ड करवा लेंगे ना बच्चों। यस देखो, यूलिप 1 यूलिप 2 पे कुल मिला के मिलेगा 25 लाख रुपए। कैसे देखा, 10 लाख रुपए इस पे, 15 लाख रुपए इस पे, कुल मिला के 25 लाख रुपए अपने को मिलेगा। ठीक है, इस यूलिप 3 पे अपने को मिलेगा 22 लाख रुपए। कौन मेरे को बताएगा, आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे या फिर आपको 22 लाख रुपए मिलेंगे? आप कौन से पैसे को एग्जाम्ड करवाना चाहोगे? आप 25 लाख को एग्जाम्ड करवाना चाहोगे या 22 लाख को? मतलब किसको आप टैक्स से बचाना चाहोगे? सर जो पैसा ज्यादा है उसको टैक्स से बचाना चाहिए। इसका मतलब 25 लाख जो एग्रीगेट हो रहा है जहां पे सम एश्योर्ड का, राइट, जो पैसा मिलेगा मेच्योरिटी अमाउंट का, वो कौन सी दो पॉलिसीज का कॉम्बिनेशन है? वो यूलिप 1 यूलिप 2 का कॉम्बिनेशन है। देयरफॉर यूलिप 1 और यूलिप 2 पे उसे एग्जाम्शन क्लेम करनी चाहिए। तो एग्जाम्शन कहां पे क्लेम करनी चाहिए उसको? उसको यूलिप 1 यूलिप 2 पे एग्जाम्शन क्लेम करनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द रिकमेंड। यूलिप 3 पे क्यों नहीं कर रहा वो एग्जाम्शन क्लेम? क्योंकि सर यूलिप 3 पे उसे 22 लाख मिलेंगे। ठीक है जी, 22 लाख मिलेंगे। तो एक तो आप 22 लाख रुपए एग्जाम करवाओ, एक आप 25। एक बात है ना, उसे फ्यूचर में टोटल पैसे मिलेंगे कितने? उसे फ्यूचर में 25 लाख मिलेंगे या 22 लाख मिलेंगे, या फ्यूचर में पैसे तो उसे 47 लाख ही मिलेंगे। सर 3 यूलिप हैं तो तीनों मैच्योर होंगी, फ्यूचर में पैसा तो 47 लाख रुपए 47 लाख ही मिलेगा, लेकिन उसमें से एग्जाम्शन वो कितने की लेगा?
25 की लेगा, लेकिन 25 की एग्जामिशन कब लेगा? जब वो अपना सिलेक्शन करेगा यूलिप 1 प्लस यूलिप 2 करेगा, ठीक है ना, यूलिप 1 प्लस यूलिप 2 करेगा तो वो 25 लाख रुपए एग्जाम्ड करवा पाएगा, ठीक है। सो विद दिस combination he can avail more exemption, ये ज्यादा एग्जाम्शन ले सकता है, ठीक है ना। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एग्जाम्शन ओनली ऑन यूलिप 3, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एग्जाम्शन ऑन ओनली ऑन यूलिप 3, उसे एग्जाम्शन लेनी चाहिए यूलिप 1 प्लस यूलिप 2 पे, यूलिप 1 प्लस यूलिप 2 पे, ठीक है जी। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा। आगे चल के एक एग्जांपल और भी करेंगे इसके ऊपर, वैसे एक एग्जांपल और करेंगे। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, अगला पॉइंट, 1 यूलिप, एक यूलिप परचेज ऑनर आफ्टर 1 फरवरी 2021, एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से नीचे है, वो नीचे है, कम है उससे, ठीक है ना, ओके। इन ईयर 3 एनुअल प्रीमियम जो है उसके ऊपर टॉपअप करवा दिया उसने, मतलब उसने पॉलिसी में पैसा बढ़वा दिया। उसने बोला कि भाई अभी तक मैंने पॉलिसी ले रखी थी 1 करोड़ की, मान के चलो, लेकिन मेरे को 1 करोड़ से काम नहीं चलेगा, तो एक काम करो, मेरी पॉलिसी ना आप 1.5 करोड़ की कर दो। तो 1.5 करोड़ की अगर पॉलिसी होगी तो फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका प्रीमियम भी तो बढ़ा देगी ना भाई, ठीक है। तो जब उसने पहले पॉलिसी ली थी ना तो 2.5 लाख रुपए से कम प्रीमियम था उस पर, लेकिन आगे चल के उसने 50,000 का टॉपअप करवा लिया, इसका मतलब अब उसका प्रीमियम जो है वो 2.5 लाख को क्रॉस कर गया। उसने बोला एग्रीगेट पॉलिसी प्रीमियम इन ईयर 3 एक्सीड्स 2.5 लाख रुपए। तो शुरू में तो 2.5 लाख रुपए से कम प्रीमियम चल रहा था, लेकिन आगे चल के वो 2.5 लाख को क्रॉस कर गया। तो बताना जी उस पॉलिसी पे एग्जाम्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? बच्चों ध्यान से सुनना, पॉलिसी के मैच्योर होने तक, पॉलिसी के शुरू होने से लेके मैच्योर होने तक कभी भी अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा चला गया ना किसी भी साल, मतलब एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा अगर चला गया ना, तो उस पॉलिसी पे पैसा जब मिलेगा तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा टैक्सेबल, कोई प्रोपोर्शनेट और ऐसे करके कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मान के चलो बच्चों, ऐसे करके हम बोल सकते हैं, मैं कह रहा हूं भाई मान के चलो ईयर 1 जो है बच्चों ये है, ईयर 2 जो है वो ये है, ईयर 3 जो है वो ये है 3, है ना, ईयर 4 जो है वो ये है, मान के चलो ये पॉलिसी है, ये यूलिप यूलिप यूलिप, ठीक है जी, ओके। अच्छा, इसमें प्रीमियम उसका जा रहा था मान के चलो 2,20,000 रुपए, यहाँ पे उसका प्रीमियम चल रहा था 2,20,000 रुपए, यहाँ पे उसका प्रीमियम चल रहा था 2,20,000 रुपए, लेकिन यहाँ पे आके उसने बढ़वा दिया, यहाँ पे उसका प्रीमियम होगा 2,70,000 रुपए, 2,70,000 रुपए, ठीक है जी। और इस पॉलिसी के ऊपर जो सम एश्योर्ड है वो है मान के चलो, यहाँ पे था सम एश्योर्ड था लेट से बच्चों 2 करोड़, यहाँ पे भी था सम एश्योर्ड 2 करोड़, यहाँ पे भी था सम एश्योर्ड 2 करोड़, लेकिन अब उसने बढ़वा दिया और अब ये सम एश्योर्ड उसने करवा दिया लेट से 3 करोड़। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, मेरा पहला क्वेश्चन, फ्यूचर में कितने पैसे मिलेंगे? फ्यूचर में कितने पैसे मिलेंगे, 2 करोड़ या 3 करोड़? सर अब क्योंकि उसने पॉलिसी में टॉपअप ले लिया तो फ्यूचर में उसे कितने पैसे मिलेंगे? 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, 3 करोड़। तो मेरे को ये बताओ, ये 3 करोड़ रुपए जब मिलेगा तो ये टैक्स फ्री होगा या ये टैक्सेबल होगा? सर क्योंकि पॉलिसी इस यूलिप की लाइफ टाइम में कभी भी अगर उसका प्रीमियम जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा चला गया तो पूरा पैसा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो ये क्या होगा बच्चों? टैक्सेबल, ये टैक्सेबल हो जाएगा बच्चों। सो दिस इज व्हाट टैक्सेबल, यही बात लिखी थी इसमें, कोई प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल, इतने बेहतरीन एग्जाम्पल दे रखे हैं आप लोगों की प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों। प्लीज देखो, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा आपको भी करना पड़ेगा ना। ये क्लासेस जब देखो तो इन क्लासेस को देखने के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस अपने आप भी किया करो प्लीज, राइट। अपने आप, जब तक आप अपने आप मेहनत नहीं करोगे ना बच्चों, अकेले टीचर के ऊपर अगर आप भरोसा करते हो तो वो गलत है। प्लीज थोड़ा सा आपको भी करना पड़ेगा प्लीज, राइट। सो आप मेहनत करो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे दोनों की मेहनत रंग लेके आएगी, ठीक है ना, प्लीज। या सो नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 5। इसने बोला है पॉलिसी 1 इशूड इस 1 फरवरी से पहले, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम है, मतलब इस डेट से पहले यूलिप ली थी और प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है, और दूसरी पॉलिसी उसने इस डेट के बाद ली है, उसमें प्रीमियम जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, मतलब दोनों में
प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा, लेकिन एक पॉलिसी इस डेट से पहले ली है, एक इस डेट के बाद ली है। तो पहले वाली पॉलिसी पे तो ये आया ही नहीं था, फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोविजो, ये तो आया ही नहीं था। 1 फरवरी से पहले तो लगता ही नहीं ना। इसका मतलब 1 फरवरी से पहले वाली यूलिप में प्रीमियम हालांकि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा, लेकिन फिर भी एग्जेम्पशन मिलेगी। दो पॉलिसी चल रही है उसके पास, ठीक है। इस पहली पॉलिसी में भी 2.5 से ज्यादा प्रीमियम है, दूसरी पॉलिसी में भी 2.5 से ज्यादा प्रीमियम है। पहले वाली पॉलिसी अमेंडमेंट होने से पहले ले ली थी, दूसरी वाली पॉलिसी अमेंडमेंट होने के बाद ली है, ठीक है जी। तो पहले वाली पॉलिसी तो एग्जाम रहेगी, लेकिन दूसरे वाली पॉलिसी क्या हो जाएगी बच्चों? टैक्सेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। ये लिखा मैंने। पहली पॉलिसी क्योंकि इट इज टेकन बिफोर अमेंडमेंट, दूसरी पॉलिसी क्योंकि आफ्टर अमेंडमेंट, इफ द प्रीमियम एक्सीड्स 2,50,000 देन नो एग्जाम्पशन विल अप्लाई। आया समझ में या नहीं आया? सर बिल्कुल आ गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और आपके सामने, एक एग्जाम्पल और आपके सामने, ये रहा। ये तो सर हम तुरंत बता देंगे। सीधा एग्जाम्पल पे आते, सीधा एग्जाम्पल पे आता। देखो जी क्या बोला इसने बोला बच्चों, मल्टीपल यूलिप्स की केस में, ठीक है जी। अपने इस एग्जाम्पल में लेट्स से कोई मिस्टर राजेश हैं, उनके पास यूलिप एक्स, यूलिप ए बी सी, 4 यूलिप हैं, 4 पॉलिसी हैं बच्चों। यूलिप एक्स 1 जनवरी 2021 में ली गई। डेट ध्यान से देखो, अमेंडमेंट से पहले उसने यूलिप 1 ले ली थी। प्रीमियम 3 लाख रुपए का है, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। कोई मेरे को बताएगा अमेंडमेंट होने से पहले यूलिप में प्रीमियम चाहे कितना भी था, एग्जाम्पशन मिलेगी नहीं मिलेगी? सर बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि ये अमेंडमेंट होने से पहले ले ली थी उसने ये वाली यूलिप। ये अभी हम कर रहे थे अपने उस केस में, ठीक है जी। तो बताना जी, फ्यूचर में जो उसे ये 35 लाख रुपए मिलेगा, ये एग्जाम्ड होगा या टैक्सेबल होगा? सर ये एग्जाम्ड होगा। क्या होगा? एग्जाम्ड। वेरी गुड, आगे चलते हैं। यूलिप ए बी सी, ठीक है जी, 3 यूलिप है उसके बाद। ये 1 अप्रैल 2021 में ली गई, ये भी अप्रैल, ये भी अप्रैल, तीनों की तीनों यूलिप उसने 1 अप्रैल को ली है। पहली यूलिप में प्रीमियम 1.5 लाख रुपए का, दूसरी यूलिप में 1,60,000 रुपए का, तीसरी में 1 लाख रुपए का, ठीक है जी। पहली यूलिप पे 17 लाख रुपए सम एश्योर्ड है, इस पे 19, इस पे 12 लाख रुपए, ठीक है जी, ओके। नाउ एक बार ये देखते हैं कि ये तीनों जो यूलिप है, ये 3 यूलिप जो है, इन तीनों का टोटल कितना बनता है। आइए इनके प्रीमियम का टोटल करके देखते हैं एक बार, इन तीनों के प्रीमियम का टोटल कितना बनता है। सर इनके प्रीमियम का टोटल बनेगा, कितना बनेगा? ये बनेगा जी 2.5 लाख रुपए, ढाई, फिर उसके बाद ये 3.5, और ये हो जाएगा 410। 410 ही हुआ क्या? ये 3 हो गया, 310, 410, ठीक है जी। 410 का प्रीमियम बन रहा है बच्चों। अगर 3 पॉलिसीज का, 3 यूलिप्स का हम टोटल करते हैं, तो इनका प्रीमियम जो है वो बन रहा है 4,10,000 रुपए। क्या वो तीनों पे एग्जाम्पशन ले सकता है? तीनों पे, जो कल को उसको 17 लाख मिलेंगे, 19 लाख मिलेंगे, 12 लाख मिलेंगे, क्या वो सारे पैसे एग्जाम्प्ट करवा लेगा? नहीं सर, नहीं करवा सकता, क्योंकि इन तीनों का एग्रीगेट प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। करेक्ट। तो क्या वो लेकिन इसमें कॉम्बिनेशंस बना सकता है? कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे बनाए कि प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से नीचे रहे? क्या बना सकता है? हाँ सर बिल्कुल बना सकता है। तो आओ बनाते कॉम्बिनेशन, आओ कॉम्बिनेशन बनाते, देखो मेरे साथ बच्चों। अगर मैं ए और बी का टोटल करता हूं, इन दोनों का टोटल अगर मैं करता हूं, ये लो, अगर मैं इन दोनों का टोटल करता हूं, इन दोनों का टोटल, तो कितना बनेगा? 1.5 लाख रुपए प्लस 1,60,000 रुपए, कितना बन जाएगा? 3,10,000 रुपए बन जाएगा। 3,10,000 बन जाएगा तो नहीं मिल पाएगी, दोनों पे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है ना, ओके। और कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है जी। ये 1.5 लाख रुपए और ये 1 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए बनता है। क्या इनका कॉम्बिनेशन बन सकता है? ए प्लस सी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल बन सकता है सर, ठीक है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ए प्लस सी का कॉम्बिनेशन बन जाएगा जी, ठीक है जी, ओके। सॉरी ऐसे नहीं लिखते, ए सी लगाइए तो, है ना। ए प्लस सी का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है, आगे चलते हैं। क्या ए और बी का कॉम्बिनेशन बन सकता है? नहीं सर, नहीं बन सकता। अच्छा, क्या बी और सी का कॉम्बिनेशन बन सकता है? नहीं सर, नहीं बन सकता, क्योंकि बी और सी में टोटल बन रहा है 2,60,000। देखो ना, 1,60,000 ये है, 1 लाख ये है, तो 2,60,000 रुपए बनता है। कॉम्बिनेशन नहीं बनता, ठीक है जी। चलो कोई बात नहीं, ए और सी हमने उठा ली, हमने ये ले ली और ये ले ली। क्या अकेली बी को ले सकता है? हाँ बिल्कुल, अकेली बी ले सकता है, लेकिन सुनो भाई, या तो ये या ये, इनमें से कोई एक उसको चूज करनी पड़ेगी। या तो एक कॉम्बिनेशन वाला चूज करना पड़ेगा, या फिर ये अकेली बी चूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अकेली बी कैसे? अकेली बी क्योंकि 2.5 लाख से कम है ना यार, 1,60,000 रुपए है, एंड देयरफॉर वो इसको ले सकता है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा सर? अब हम सीख गए हैं, सम एश्योर्ड के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। तो बताना भाई, ए और सी में सम एश्योर्ड कितना मिलेगा? सर ए में है 17 लाख रुपए, है ना, और सी में है 12 लाख रुपए, तो 17 प्लस 12 कितना मिलेगा उसको फ्यूचर में? उसको फ्यूचर में मिलेगा 29 लाख, इन दोनों पे, ठीक है ना, ओके। और अकेली बी में कितना मिलेगा? बी में ये रहा सर 19 लाख रुपए, ठीक है जी। इसमें मिलेगा 19 लाख रुपए, इसमें मिलेगा 19,
कोई बच्चा मेरे को बताएगा कि बताओ एग्जाम्शन किस पे लेने में फायदा है, ए प्लस सी के कॉम्बिनेशन पे एग्जाम्शन लेने में फायदा है या अकेली बी पे एग्जाम्शन लेने में फायदा है? सर ए प्लस सी के कॉम्बिनेशन पे एग्जाम्शन लेने में फायदा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 29 लाख रुपए की एग्जाम्शन मिलेगी और यहाँ पे केवल 19 लाख रुपए की एग्जाम्शन मिलेगी। एंड देयरफॉर बच्चों ए प्लस सी के ऊपर एग्जाम्शन लेना उसके लिए फायदे का सौदा होगा। और यही नीचे हमने लिखा हुआ है, claiming an exemption for ULIP A and C will be more beneficial to Mr. Rajesh. Mr. Rajesh, आई थिंक अभी ये आपको समझ में आ गया है। तो एग्जाम्पल टू जो है ये आपके लिए होमवर्क है। वैसे मैंने करवा दिया ऐसा, वैसे मैंने करवा दिया ये, ठीक है। आप इसकी फोटो क्लिक कर लेना, आप इसकी फोटो क्लिक कर लेना। आई एम नॉट श्योर कि आपको ये अमेंडमेंट की नोट्स में मिला होगा नहीं मिला होगा, तो आप इसकी फोटो क्लिक कर लेना बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है ना, हमने ये ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो फोटो क्लिक करते हुए डन कर लिया हमने सर फोटो क्लिक। ओके कूल। सो बच्चों कैसी लगी सेक्शन 1010D की अमेंडमेंट्स? सर बड़ी इंपॉर्टेंट है ये तो। यस मैंने बताया ना पेपर में आएगी ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ओके